जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा सेशन है बिल्कुल दमदार होने वाला है, धुरंधर होने वाला है, बिल्कुल खतरनाक होने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के चल रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन आपके जीएस के चल रहे हैं। बिल्कुल यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी साबित करेगी। तो जो भी साथी इस क्लास को अटेंड कर रहा है, जो भी इस क्लास में जुड़ रहा है, बिल्कुल उसका बिल्कुल भविष्य उज्जवल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए सभी जुड़ जाइए फटाफट से और सेशन को कर दीजिए एक बार शेयर। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी साथी क्या कर रही है, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। ओके, ठीक है। हेलो सर, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी को हैं। तो चलिए करते हैं सेशन को अब स्टार्ट और बिल्कुल बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम सेशन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइंस में अब आपको क्या है, बिल्कुल आपको जीके में तो वीरेंद्र सर ने मजा ला दिया है, साइंस में भी आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आनंद आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आनंदी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। हु फर्स्ट गेव द लॉ ऑफ इनर्टिया, है ना। तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से अपना जवाब भेजना है ना, फटाफट से भेज दीजिए, फटाफट से भेज दीजिए। जी गुरुजी नमस्कार, ओके, ठीक है भाई साहब, चलिए बढ़े आगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया भाई साहब, है ना। सर्वप्रथम की बात की गई है यहाँ पर, तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले आपका किसने दिया, तो 17वीं शताब्दी में। कब कब की बात है भाई साहब, 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में सबसे पहले यह नियम कौन देते हैं, आपके गैलीलियो साहब देते हैं। कौन देते हैं, गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो साहब देते हैं। ठीक है, गैलीलियो साहब देते हैं कि देखिए, है ना, जड़त्व का जो नियम है, कोई सी भी जो वस्तु है, अगर अगर जब तक उसको कोई बाह्य बल ना लगाया जाए वह उसकी गतिशील अवस्था में रहेगी, है ना। जैसी वो है वैसी रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, है ना। और इसे फिर बाद में विस्तृत रूप से जो बताने का काम किया है, विस्तार जिसने दिया है वह न्यूटन साहब है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जड़त्व के नियम के बारे में बात किसने की, अवधारणा किसने दी, तो फिर आप सभी को बताना है भाई साहब किसने दी है, गैलीलियो साहब ने। लेकिन बाद में विस्तार से किसने बताया है, बाद में विस्तार से किसने बताया, न्यूटन साहब ने बताया। किसने बताया, न्यूटन साहब ने। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, न्यूटन होगा सर, न्यूटन होगा, न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वह गैलीलियो साहब देंगे, उसके पश्चात न्यूटन जो है वो विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे और फिर न्यूटन जो है वो न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम देते हैं वो, है ना। और पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ जाते हैं। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है यह उत्प्लावन बल पर काम करता है। आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिया है आपका, है ना। और न्यूटन तो आप जानते ही हो। ये लीजिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग इज बेस्ड ऑन व्हिच लॉ ऑफ न्यूटन। फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल थोड़ा फास्ट करिए सर, फास्ट करिए, बिल्कुल फास्ट चलेंगे। ठीक है, फास्ट चलेंगे। चलिए भाई साहब, है ना। तो रॉकेट का प्रक्षेपण जो है वह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे रॉकेट आगे उड़ेगा तो पीछे धुआं छोड़ेगा, छोड़ेगा कि छोड़ेगा। बंदूक आगे चलेगी तो पीछे झटका देगी, नाव आगे चलेगी तो पीछे पानी करेगी। तो ये जो है यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है। तो यही आपका रॉकेट है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए सर, आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका, दूध मथने के पश्चात क्रीम अलग होने का कारण है। रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम आफ्टर 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 आफ्टर
कर्निंग मिल्क। फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सब सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे प्यारे बच्चों, और आपको जो है बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से जवाब आपको देना है। ऑप्शन आ चुका है ना, दूध मथने का काम कौन करेगा? देखिए ध्यान से यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। एक तो है आपके पास में अभिकेंद्र बल, एक है आपके पास में अपकेंद्र बल, है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है भाई साहब? आपको ऑप्शन लगाना है अपकेंद्र बल का। किसका लगाना है? अपकेंद्र बल का, है ना। क्यों? क्योंकि दूध मथने के पश्चात क्रीम अलग होने का कारण क्या है? अपकेंद्र बल है। कौन सा बल हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए जेट इंजन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? फटाफट से बता दीजिए, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा? चलिए, क्या आप सभी फटाफट से बताने के लिए रेडी हो? बिल्कुल सर, हम सभी रेडी हैं। हम सभी रेडी है तो बता दीजिए, फिर रेडी है तो बता दीजिए। ऑप्शन आ चुका है सभी का। जेट इंजन का मतलब रॉकेट ही होता है। वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे साथियों। किस प्रकार करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं, संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत दिया वह आपके आइंस्टीन साहब हैं। लेकिन जो न्यूटन की गति का जो नियम है, न्यूटन की गति का जो नियम है वह न्यूटन साहब देंगे। कौन देंगे? न्यूटन साहब देंगे। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों? है ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से आप बता दीजिए। ठीक है ना। पहले ये बताओ, आपको पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं? क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये बताओ पहले तो, पहले ये बताओ, क्वेश्चन पूरे दिख रहे हैं आपको? तो क्वेश्चन अगर पूरे दिख रहे हो तो आप बिल्कुल यस लिख दीजिए वहां पर, है ना। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको? क्वेश्चन अगर पूरा दिख रहा है तो यस लिखिए सभी। बोलिए फटाफट से, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है? बोलिए, क्या आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? क्वेश्चन अगर पूरा दिख रहा है तो आप सभी यस लिखिए। क्या लिखिए? यस। यस, ओके, ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलिए अब देखो, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोमीटर जो है आपका, यह द्रव के घनत्व को मापता है, द्रव की डेंसिटी को मापता है। किसको मापता है? द्रव के घनत्व को मापता है भाई साहब। ये किसको मापेगा? द्रव के घनत्व को मापेगा। बेरोमीटर जो है यह वायुमंडलीय दाब को मापेगा। किसको माप देगा? वायुमंडलीय 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 दाब को मापेगा। वायुमंडलीय दाब को आपका माप देगा। आपके बाद में एक अल्टीमीटर है, यह विद्युत धारा को मापेगा। किसको मापेगा साथियों? विद्युत धारा को मापेगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने आ चुका है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय। हाइड्रोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर होगा, पायरोमीटर होगा या फिर लेक्टोमीटर होगा? फटाफट से बता दीजिए। वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में पूछा हुआ है ना। वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में पूछा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई साहब, है ना। चलिए, है ना। देखो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो एक तो देखो, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, है ना। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव के घनत्व को मापेगा, जबकि वायु की आर्द्रता को आपका हाइग्रोमीटर मापेगा। कौन मापेगा? हाइग्रोमीटर। कौन माप देगा? हाइग्रोमीटर, है ना। और दूध के घनत्व को आपका लेक्टोमीटर मापेगा। कौन मापेगा? लेक्टोमीटर आपका मापेगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेयर आर
वेयर आर क्रायोजेनिक इंजन्स यूज्ड। फटाफट से कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दीजिए और आगे बढ़ते चलिए, है ना। परमाणु भट्टी, रेफ्रिजरेटर, रॉकेट तकनीक, समुद्री जहाज किस पर काम करेगा? ये रॉकेट तकनीक पर काम करता है। किस पर काम करता है? रॉकेट तकनीक पर काम करता है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। कौन सा है बच्चा, बताइए फटाफट से। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा भाई साहब? सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का कौन सा होगा? बोलिए। अब दिखा साहब? ओके ओके भाई साहब हैं, चलिए सबको दिख जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे रहते हुए आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। चलिए चलिए भैया, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबका जवाब आ चुका है, चांदी है। कौन सा है भाई साहब? चांदी यानी कि सिल्वर है। कौन है? सिल्वर है। अक्षय धातु कौन सी है? सोना है। अक्षय धातु कौन सी है? सोना है। आपका तांबा, तांबा जो होता है, देखो देखो बिजली के तार में अगर सबसे ज्यादा चालक पदार्थ की हम बात करेंगे, ऊष्मा के सर्वाधिक चालक की बात करेंगे तो चांदी है ना। तांबा क्यों यूज किया जाता है फिर तार में? क्योंकि चांदी थोड़ी महंगी आती है, कॉस्टली आती है, और आपका जो तांबा है भाई साहब वह थोड़ा सस्ता आता है, इसलिए जो है वह तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है ना। एरोप्लेन बनाने में, हवाई जहाज बनाने में जो है वह एल्यूमिनियम का उपयोग आपका किया जाता है। आजकल जो है घर जो है, घर घर अगर बना रहे हैं तो उसमें खिड़की विड़की दरवाजे वरवाजे लगाते हैं हम, है ना, उसमें भी आपका एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। सौर विकिरण का मापन मापन किसके द्वारा किया जाता है? सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, बताइए किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट से कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर भेजें। कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर भेजें। किसी को कोई शिकायत है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए भाई साहब, है ना। सौर विकिरण की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो काम किया जाता है वह पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है ना। किसके द्वारा किया जाता है? पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है ना। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर मापता है। दो विद्युत धारा के बीच का जो है आपका विद्युत धारा कौन मापता है? अमीटर मापता है भाई साहब। कौन मापता है? अमीटर। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसमें शून्य होती है? स्पीड ऑफ साउंड इज 0 इन, बता दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी साबित होगी इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल बस आवश्यकता है आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ने की, और बिल्कुल फोकस आपका मेरी तरफ बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक। चलिए, हाँ, ध्वनि की चाल किसमें शून्य होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर अगर कहीं पर भी हम ध्वनि का उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे मार रहे हथौड़ी की, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक ऐसी जगह है जहां पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, वह निर्वात यानी कि वैक्यूम है। निर्वात यानी कि क्या है? वैक्यूम है। सर्वाधिक ध्वनि की जो चाल होगी वह ठोस में होगी। किसमें होगी? ठोस में। उसके बाद में सबसे सबसे ज्यादा जो होगी वह ठोस यानी कि सॉलिड में होगी, सबसे ज्यादा, है ना। उसके बाद में लिक्विड में होगी। उसके बाद में किस में होगी भाई साहब? उसके बाद में आपका लिक्विड में होगी, और उसके बाद में फिर गैस में होगी। किस में होगी? गैस में होगी ध्वनि की चाल। लेकिन शून्य कहां पर होगी? निर्वात में होगी। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। सोनार का उपयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का उपयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है ना। डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या फिर नौ संचालकों के द्वारा, है ना। देखो, एक होता है सोनार, एक क्या होता है? सोनार, है ना। एक होता है सोनार और एक होता है राडार। समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है सोनार, एक होता है राडार, एक होता है सोनार, एक होता है राडार, है ना। तो देखिए सोनार, अब आप सभी को यह देखना है कि सोना कहां पर मिलता है ना। समझाने की दृष्टि से देखना है इसको, है यूं मत देखना कि गलत बता रहे हो सर। सोना कहां पर मिलता है? जमीन में मिलता है। जमीन में मिलता है, अंदर पानी में मिलता है। सोना जमीन में मिलता है, अंदर पानी में मिलता है ना।
तो फिर और पानी में कौन रहते हैं? 9 संचालक रहते हैं। कौन रहते हैं? 9 संचालक रहते हैं। नेविगेटर्स रहते हैं, नेवी वाले रहते हैं, है ना। और राडार। अब राडार का आपको पता चल जाएगा, ऊपर रेडिएशन जाती है, ऊपर क्या जाती है आपकी? रेडिएशन जाती है ना। तो ये जो होता है ये ऊपर होता है, ये कहां पर होता है? ये ऊपर होता है ना। तो ये राडार ऊपर हो जाएगा और सोनार नीचे हो जाएगा। सोनार कहां पर होगा? नीचे। नीचे का मतलब पानी में, ऊपर का मतलब वायुमंडल में। तो ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। अब कभी भूलोगे? बिल्कुल सर अब कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, फिर ठीक है भाई साहब, ठीक। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग, है ना। बिल्कुल ऐसी ऐसी ट्रिक आपको मैं सिखा के जाऊंगा कि आप पूरी जिंदगी याद करोगे, पूरी जिंदगी पूरी, और एग्जाम की छाती में बिल्कुल एकदम से धाई से छेद कर दोगे। क्या कर दोगे? छेद कर दोगे ना। बिल्कुल सभी क्वेश्चन में आपको, है ना, कंसेप्ट के साथ में ट्रिक भी मिलेगी, मजा भी आएगा, याद भी रहेगा, है ना। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आ जाइए। दाढ़ी बनानी है? क्या आपने कभी दाढ़ी बनाई है? क्या आपने कभी शेविंग की है? अरे सर हम तो बच्चे। अरे आजकल के बच्चे भी दाढ़ी बनाने लग गए हैं। आजकल के बच्चे भी क्या बनाने लग गए? दाढ़ी बनाने लग गए, है ना। अरे मैं यही तो हूँ, क्लास लेता तो हूँ रोज डेली क्लास में लेता हूँ। चलिए, दाढ़ी बनाने के लिए, चलिए भाई साहब, है ना। तो दाढ़ी बनाने के लिए 2 लेंस है, एक तो आपका उत्तल है, एक आपका अवतल है। उत्तल से आपको याद रखना है, उत्तल से आपको याद रखना है। देखो उत्तल में 3 शब्द हैं, उत्तल में 3 शब्द हैं, आपके वाहन में भी 3 शब्द हैं, आपके वाहन में भी क्या है? 3 शब्द हैं। तो वाहन को छोटा बताने का काम कौन करता है? अरे आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, गाड़ी में सामने 2 कांच लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? वो आपका थोबड़ा देखने के लिए नहीं होते हैं भाई साहब, वो पीछे के वाहनों को देखने के लिए होते हैं। तो पीछे के वाहन को छोटा दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 शब्द हैं, इसमें भी 3 शब्द हैं। बाकी अब बचा है अवतल। कौन बचा है? अवतल बचा है, अवतल, है ना। अब देखिए दाढ़ी बनाने में किसका यूज करेंगे? अवतल। किसका यूज करेंगे? अवतल। ये लीजिए आपका ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं स्क्रीन के सामने। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश का विसरण क्यों होता है? रीजन फॉर डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमोस्फियर। फटाफट से बता दीजिए भाई साहब, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। जय हिंद सर, जय हिंद भाइयों, सभी को जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलियो चलियो सब आगे बढ़ जाइयो, है ना। चलियो चले चले भाई साहब, है ना। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? अरे जैसे ही सूर्य से किरणें निकलती है, सारी की सारी किरणें, कोई बोलती मेरे को इधर जाना है, कोई बोलती इधर जाना है, कोई बोलती इधर जाना है, कोई बोलती उधर जाना है, सब इधर उधर चली जाती, सब भाग जाती। उसी को बोलते हैं विसरण, है ना, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से होता है? ये है ना, जो है ना, मानव की वजह से होता है, मानव की वजह से होता है। इंसान जो है, इंसान बहुत बदतमीज है। इंसान ने इतना प्रदूषण फैला दिया है, पृथ्वी पर इतने धूल के कण फैलाए हैं कि सारे के सारे धूल के कण और प्रदूषण उड़ उड़ के ऊपर जाएंगे, और जैसे ऊपर जाएंगे तो वो जो प्रकाश की किरण आएगी वो उनसे टकराती है, और जैसे टकराती है बेचारी बिखर जाती है, टूट टूट जाती है, बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। और जब बिखर जाती है जब वो बिखर जाती है तो उसे विसरण कहते हैं। किसके कारण? धूल के कण के कारण, धूल के कण के कारण। जल वाष्प तो आपको पता ही है, जल की जो छोटी छोटी वाष्प की बूंदें बनती है उन्हें जल वाष्प कहते हैं। हीलियम 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 एक ऐसी गैस है जो कि दूसरी सबसे हल्की गैस है, वायुयान के टायरों में इसे भरा जाता है, वाहन के टायरों में नहीं भाई साहब, है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक होता है वायुयान, एक होता है आपके पास में वायुयान, एक होता है वाहन, एक क्या होता है? वाहन। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वायुयान में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरे में हीलियम, और वाहन के टायरों में नाइट्रोजन, है ना। इन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शुष्क 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 बर्फ में काम करता है। किस में काम करता है? शुष्क बर्फ में।
प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके भाई साहब, एक्सप्लेन इन इंग्लिश, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ये लीजिए भाई साहब, है ना, मृग मरीचिका, है ना, यानी कि मृज बनने का कारण है, क्या कारण है, रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिरेज। ये लीजिए भाई साहब, इंग्लिश में बोल दिया, है ना। अब ऑप्शन तो आप ही पढ़ लो। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन को डिफ्रैक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रकीर्णन को स्कैटरिंग कहते हैं ना। तो फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरा जाता सर। हाँ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी वायुयान के टायरों में हीलियम क्यों भरी जाती है। हीलियम इसलिए भरी जाती है प्यारे बच्चों, क्योंकि हीलियम जो होता है वह निष्क्रिय गैस है। वह कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस है, कोई रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए हीलियम को भरा जाता है। जबकि हाइड्रोजन जो है वह रिएक्शन करेगी। रिएक्शन कैसे करेगी, तो जैसे आपके पास में हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन आ चुका है, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। ये रिएक्शन हो चुकी है, लेकिन हीलियम आपकी रिएक्शन नहीं करेगी, हीलियम रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए उसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है, इसलिए उसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है। हाँ यार, ये तो ऐसे ही स्क्रीन इतनी कम किए हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। अच्छा, और तुम बातें कर रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, हैं, तुम बातें कर रहे हो भाई साहब। है स्क्रीन इतनी बड़ी है, वो आपको पता नहीं चल रहा है क्या, स्क्रीन कितनी बड़ी है, स्क्रीन कितनी बड़ी है भाई साहब, स्क्रीन कितनी बड़ी है। ये लीजिए, आपके स्क्रीन को सुधार देते हैं। हेलो, देखो हो गया ठीक। अब ठीक हुआ, ओके, अब ठीक हो चुका है। चलिए भाई साहब, ठीक, चलिए भाई साहब, है चलिए। अच्छा, कमेंट पढ़ाने के लिए कर रहे हो आप सभी, है ना। सर जल्दी करिए, मुझे नींद आ रहा है, तो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। नींद आ रहा है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ रहा है तो क्या कर जाओ, सो जाओ, ठीक है। जो है ना, मृग मरीचिका जो है वो बनने का कारण क्या है भाई साहब, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, लेंस यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, है ना, बताइए, फटाफट बता दीजिए, है ना। आपको ध्यान देना है दो चीजों पर, है ना। एक तो होता है आपका उत्तल, एक क्या होता है आपका उत्तल होता है, एक होता है आपका अवतल, एक क्या होता है अवतल होता है ना, अवतल, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अवतल छोटे बच्चे को अपन किसी को बोलते हैं आओ 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 आओ, है ना, पास आओ पास आओ पास आओ। अब पास की चीजों को देखने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। पास को बोलते हैं निकट, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि। लेकिन लेकिन दूर दृष्टि अगर होगा, दूर दृष्टि अगर होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। तो निकट दृष्टि के लिए क्या आ जाएगा भाई साहब, अवतल आ जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक रंग कौन से, विच आर प्राइमरी कलर्स, कौन कौन से भाई साहब बता दीजिए, है ना। यह आपका सेट नंबर 1 में भी आया था सर। पूरे कमेंट तो पढ़ते पढ़ते भाई साहब, पढ़ता हूँ सारी चीजें, है ना, जो काम की चीजें होती है बिल्कुल उनको मैं पढ़ता हूँ, है। चलिए,
चलिए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? लाल, हरा और नीला हो जाएगा आपका, रेड, ग्रीन और ब्लू हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है ना? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन मेड ऑफ नाइक्रोम का, लोहो का, टंगस्टन का या तांबे का? फटाफट से बता दीजिए। बिजली के तार में आपका तांबा यूज किया जाता है, बिजली के तार में आपका तांबा यूज किया जाता है। हीटर आपने देखा होगा, हीटर, हीटर देखा आपने? हीटर जो हीटर जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। लोहा तो आप सभी ने देखा होगा, लोहा का जो 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 संकेत है वो एफ ही है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है ना? देखिए, आपका जो बिजली का जो बल्ब है वह टंगस्टन का बना होता है, और तांबा, तांबा का जो प्रतीक चिन्ह है वह कापर है, वह क्या है? कापर है, और इसका परमाणु क्रमांक 29 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई साहब? 29 है। ये लीजिए, बढ़ जाते हैं आगे, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो कन्वर्टेड, बताइए, कन्वर्ट्स, फटाफट बता दीजिए। उच्च वोल्टेज को निम्न में, विद्युत को यांत्रिक में। सारे के सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट से आप बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए क्या करता है? यह यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब यांत्रिक का मतलब क्या होता है? यांत्रिक समझ लीजिए एक बार, यांत्रिक का मतलब क्या होता है? जब 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 भाई साहब, जब आप गतिज ऊर्जा, जब आप गतिज ऊर्जा, जैसे पंखा चल रहा है तो गति कर रहा है, पंखा रुक चुका है तो फिर स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है ना? अगर इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। क्या बन जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है मेरे भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? एटॉम बम इज बेस्ड ऑन, बताइए, फटाफट से बता दीजिए। परमाणु बम, है ना? एक होता है परमाणु बम, एक होता है आपका सूर्य, एक तो होता है, देखो, एक तो होता है आपका सूर्य। सूर्य में ऊर्जा किसकी वजह से होती है? एक होता है परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु बम होता है ना? इन दोनों को आपको याद रखने की आवश्यकता है, परमाणु बम, और एक होता है आपका सूर्य में क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा बनती है, परमाणु जो होता है इसमें ऊर्जा टूटती है ना? एक परमाणु बम है, इससे दो टुकड़े हो जाएंगे, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं भाई साहब? विखंडन, है ना? और सूर्य में जब ऊर्जा बनती है तो दो कणों से मिलकर एक कण बन जाता है, इसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो इसको हम संलयन बोल देंगे, संलयन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। न्यूक्लियर फिजन, ओके, वेरी गुड, न्यूक्लियर फिजन। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है ना। हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, है? ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको क्या समझाया जाएगा? कंसेप्ट समझाया जाएगा। बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल आपको क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा भाई साहब, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, फटाफट से लगा दीजिए, संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राडार का पूर्ण रूप क्या है? राडार और सोनार हमने देखा था अभी, अरे सभी बोलिए, राडार और सोनार देखा था कि नहीं देखा था, है ना? राडार जो होता है वो विकिरण को ज्ञात करने में किया जाता है, सोनार जो है वह नौ संचालकों के द्वारा यूज किया जाता है ना? चलिए, तो राडार का फुल फॉर्म क्या है? राडार का फुल फॉर्म है रेडियो। आर से क्या हो जाएगा? रेडियो। आर ए से क्या हो जाएगा भाई साहब? रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंडिंग। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ये लीजिए, आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। चलिए, हाँ,
क्यूरी किसकी इकाई है? तो मैडम क्यूरी जो है उन्होंने रेडियम की खोज की है और रेडियोधर्मिता जो है, रेडियोधर्मिता क्यूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इज राइट। तापमान की इकाई केल्विन है। उष्मा, एक तो आपकी उष्मा, एक ऊर्जा, ये हीट जो है, एक है आपका ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक है वह जूल है। क्या है साथियों? जूल है। ये लीजिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई साहब। किसके आ चुके हैं? केमिस्ट्री के। बिल्कुल आग लगा देना है। अब क्या कर देना है? आग लगा देना है। किसके क्वेश्चन आ चुके हैं? केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल धाए धाए आग लगा देना है आपको। चलो आ जाइए भाई साहब, है ना, आ जाइए, है ना। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर साहब को कहा जाता है। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टेले साहब है ना। परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया है? डाल्टन साहब ने दिया है ना। और सारणी, आधुनिक सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया मेंडलीफ साहब ने, है ना। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर समझाया है और परमाणु क्रमांक के आधार पर समझाया मोजले साहब ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले साहब है। कौन है? मोजले साहब, है ना। तो ये याद रखना है आपको, मेंडलीफ याद रखना है भाई साहब, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है ना। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर ऑफ एन एटॉम? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, है ना। चलिए भाई साहब, है ना। तो परमाणु के नाभिक की खोज, है ना, हमने बोला था कि एक परमाणु सिद्धांत देने का जो काम किया है, परमाणु सिद्धांत देने का काम आपका जॉन डाल्टन ने किया है। उसके अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर, नाभिक है ना, नाभिक के अंदर आपका एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं नाभिक। और नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड साहब है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन साहब है। और प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन साहब है ना। देखो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है और ये न्यूट्रॉन के खोज करता है और ये प्रोटॉन के खोज करता है। लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए भाई साहब, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, फटाफट से आपको फेंक के मारना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, है ना। बताइए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? फटाफट से बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणात्मक होता है, धनात्मक आपका प्रोटॉन होता है, उदासीन आपका न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन? हु डिस्कवर्ड बाय पॉजिट्रॉन? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, है ना। फटाफट बोलिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? नाभिक की खोज करने वाले, न्यूक्लियस की खोज करने वाले रदरफोर्ड हैं। थॉमसन जो है यह इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की, है ना। चेडविक जो है वह न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं। तो फिर एंडरसन कौन है? पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले हैं। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बिल्कुल खतरनाक तरीके से, हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए आपका क्वेश्चन आ चुका है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बताइए भाई साहब, फटाफट से बता दीजिए। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या ऑक्सीजन है? फटाफट से बता दीजिए, है ना। और फटाफट बता दीजिए, चट्टानों में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। आग लगाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और आग पर नियंत्रण करने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु, हल्की धातु कौन सी है आपकी? सबसे हल्की धातु, धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है भाई साहब? हाइड्रोजन। और दूसरा सबसे हल्का कौन सा है? हीलियम। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा।
सबसे, है ना, ऑप्शन ए इस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, ये लीजिए, है ना, सफेद सोना किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, किसको कहेंगे भाई साहब, प्लेटिनम को कहेंगे। चांदी जो होता है यह ऊष्मा का बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद में पारा सामान्य द्रव पर पिघल जाता है, जस्ता का परमाणु क्रमांक 30 है आपका। ये लीजिए आगे चलते हैं, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है, फटाफट से। चलो, है ना, बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ, है, चलिए, है ना, तो किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है, विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल, सोना, टाइटेनियम, यूरेनियम या लोहा, है ना, तो आपका किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, है ना, किसे माना जाएगा भाई साहब, है ना। देखो अगर मेथेन की बात करेंगे हम, तो आपको जो है आपकी दलदली भूमि से कौन निकलती है, मेथेन निकलती है, इसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं, इसीलिए मार्स गैस मेथेन को कहते हैं। जानवरों की जुगाली में से मेथेन निकलती है ना। उसके बाद में आपके धान के खेत में से मेथेन निकलती है, धान के खेत में से मेथेन निकलती है आपकी, है ना। बायोगैस में से भी क्या निकलती है, मेथेन निकलती है आपके। इथेनॉल और प्राकृतिक गैस में भी कौन सी पाई जाती है, मेथेन। लेकिन भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे, हाइड्रोजन को कहेंगे, किसे कहेंगे, हाइड्रोजन को कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है, हेवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब, फटाफट से बता दीजिए, है ना। इसका देखो, एक होता है आपका 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3, है ना। इसको बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, है ना। और आपका जो जल बनता है वह बनता है D2O का, इस वाले का बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, है ना। इसको ही अपन क्या बोल देंगे, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, इसको अपन बोल देंगे, है ना। तो देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड है। ये लीजिए बढ़ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, गोताखोर, गोताखोर, बिल्कुल भाई साहब, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी के क्वेश्चन बन रहे हैं, शानदार, है ना। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज्ड बाय डिवर्स फ्रॉम ब्रीदिंग, बताइए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक भारी गैस है, और गोताखोर जब भारी गैस को अंदर लेके जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सबसे हल्की गैस को अंदर लेके जाते हैं वो, है ना, अंदर लेके जाते हैं। अगर ज्यादा गहराई तक जाना है तो फिर हाइड्रोजन लेके जाएंगे, कम गहराई तक अगर जाना है तो हीलियम को लेकर जाएंगे, तो ऑक्सीजन और किसको लेके जाएंगे साथ में, हीलियम को लेकर जाएंगे भाई साहब। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है, पीतल यानी कि ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण है, फटाफट बता दीजिए, पीतल यानी कि ब्रोंज किस धातुओं का मिश्रण है, किन धातुओं का मिश्रण है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि पीतल और ब्रोंज जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और टीन का जो मिश्रण है वह कांसा है, वह क्या है भाई साहब, कांसा है। तांबा और टीन का मिश्रण क्या है, कांसा है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, खाने के सोडे बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, फटाफट बता दीजिए, फटाफट से, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl। सोडियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला होता है NaSO4, NaSO4। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, है ना। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। अब बताइए बेकिंग सोडा कौन सा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, है ना, हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सभी को फटाफट से कमेंट के माध्यम से जवाब देना है, बहुत ही आसान जवाब है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बता देना है आपको, है हाँ बिल्कुल सर, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब ने बताई है, मेंडलीफ को है ना, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, मोजले ने दी। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने, तथा नाभिक की खोज किसने करी, आपकी रदरफोर्ड के द्वारा की गई है, रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है,
साधारण कांच किसका मिश्रण होता है भाई साहब, फटाफट से बता दीजिए, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है ना, कॉमन ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ, फटाफट बता दीजिए। चलिए भाई साहब है आए, बिल्कुल है ना, सिलिका भी होगा, सोडियम सिलिकेट भी होगा, कैल्शियम सिलिकेट भी होगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। ये लीजिए अगला, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, विच गैस इज यूज्ड टू रिपन फ्रूट, मिथेन होगी, एथिलीन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एसिटिलीन होगी, तो फटाफट से बता दीजिए आप कौन सी गैस होगी, एसिटिलीन होगी भाई साहब है ना। मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, क्या है, CO2 है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वेरी गुड, बहुत शानदार, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से, ओके चलिए भाई साहब है ना, कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होगी आपकी, AGI, ये क्वेश्चन कल भी आया था है ना, कल भी आया था, AGI है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, मतदान के समय प्रयुक्त स्याही में क्या होता है, व्हाट इज इन द इंक यूज्ड ड्यूरिंग वोटिंग, है ना, वोटिंग के टाइम पर कौन सी स्याही यूज किया जाता है, आपके हाथ पर एक स्याही लगाई जाती है, उस स्याही का नाम है आपका सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 उसका फॉर्मूला है, AgNO3 उसका क्या है, फॉर्मूला है, AgNO3 उसका फॉर्मूला है, एक होता है आपका सिल्वर आयोडाइड AgI, एक सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl है ना, इससे ये वर्षा का कारण बनती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट बता दीजिए है ना, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O है, इसमें 1.5 लीटर पानी कर दो कम तो बन जाएगा आपका POP, क्या बन जाएगा, POP, ये आयरन सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सिरका विनेगार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट से बताना है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, इसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, फटाफट बता दीजिए। ओके ओके भाई साहब है ना, सबका आंसर आ चुका है, विद्युत ऋणात्मकता जो तत्व है वह फ्लोरीन है, वह फ्लोरीन है। आग लगाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन, चट्टानों से कौन निकलेगा, ऑक्सीजन, आग पर काबू कौन करता है, नाइट्रोजन, चिप्स की थैली में कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन, है ना। चलिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। आगे बढ़ जाते हैं, रबर के वल्कनीकरण, रबर के वल्कनाइजेशन के लिए क्या मिलाया जाता है, व्हाट इज एडेड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बताओ, रबर के वल्कनीकरण के लिए क्या मिलाया जाता है, फटाफट से आपको बताना है, ये आपको बताना है भाई साहब है। चलिए सभी का जवाब आ चुका है ना, रबर के वल्कनीकरण के लिए किसका मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाया जाता है, सल्फर, है ना। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, फटाफट से आपको बताना है भाई साहब, फटाफट से बताना है आपको, है ना। ड्राई आइस क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, चलिए बता दीजिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस, आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें होती है आपकी मीथेन, क्या होती है, मीथेन। आपको मैंने बोला था कि अगर 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 आपके पास कार्बन एक है, अगर कार्बन एक है आपके पास में तो फिर मीथेन होगी,
फिर क्या होगी, मीथेन होगी। अगर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है तो फिर एथेन होगी। फिर क्या होगी आपकी, एथेन होगी। अगर अगर कार्बन की संख्या 3 है तो फिर आपकी प्रोपेन होगी। और अगर कार्बन की संख्या 4 है तो फिर आपकी ब्यूटेन होगी। फिर आपकी क्या होगी, ब्यूटेन होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। ये लीजिए आपके बायो के क्वेश्चन आ चुके हैं। बायो के क्वेश्चन आ चुके हैं। विटामिन पाया जाता है, लिख नहीं रखा है इनने, है ना। तो देखिए हम ही देख लेते हैं यहाँ पर। विटामिन ए जो है यह फलों में पाया जाता है भाई साहब, है ना, फलों में पाया जाता है। सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, गाजर है। और गाजर है, कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी, पॉलिश किए हुए चावल खाने से, अत्याधिक मक्का का सेवन करने से विटामिन बी जो है उसमें बेरी बेरी रोग हो जाता है, उसकी कमी से, है ना, बेरी बेरी कमी हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रयुक्त मात्रा में किसमें पाया जाएगा, आंवले में। किसमें पाया जाएगा, आंवले में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्शियम तत्व की अधिकता के कारण इसका नाम कैल्सीफेरॉल है, कमी से रिकेट्स रोग होगा। और यह एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है और सूर्य के प्रकाश से आपका प्राप्त होता है ना। तो इसमें तो आपका क्या विटामिन पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, तो विटामिन ए, है ना, विटामिन ए। ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। इटाई रोग जल में किस धातु के प्रदूषण से होता है, इटाई रोग, है ना, इटाई है ना, डिसीज इज क्यूज्ड बाय विच मेटल इन वाटर, पारा, कैडमियम, लोहा, सीसा। फटाफट बता दीजिए। तो पारा की कैडमियम भाई साहब, कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होगा, इटाई। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिसीज इज क्यूज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, है ना। तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से रोग होता है आपका कौन सा, फटाफट बता दीजिए, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, आयरन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होगा, घेंगा होगा, है ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। और आयरन की कमी से एनीमिया होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। दूध का पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन किसके लिए किया जाता है भाई साहब, है ना, बताइए फटाफट से। विटामिन बढ़ने के लिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण अपन करते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। काला जार का संक्रमण किसके द्वारा होता है, काला जार का संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो काला जार का जो संक्रमण है ना, ट्रांसमिशन ऑफ काला जार इज थ्रू, यह आपका बालू मक्खी के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, बालू मक्खी के द्वारा होता है। यह यहाँ पर 20 नंबर डल रहा है, ये 20 नहीं, ये 50 है। क्या है ये 50 है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं। तो प्यारी सी शायरी के साथ में हम इस सेशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, है ना। देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल साक्ष्य यानी कि प्रमाण के साथ पढ़ाता हूं आपको, साक्ष्य यानी कि प्रमाण के साथ पढ़ाता हूं आपको, है ना। हवा में मैं बातें नहीं करता, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे मुझे, तुम मुझे गिराने में लगे थे, है ना। तुमने सोचा ही नहीं, तुम मुझे गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, अगर मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अभी बाकी है मेरा सफर, अगर रास्ता रोका गया तो मैं काफिला बन जाऊंगा। तो इसी शानदार शायरी के साथ, इसी शानदार पंक्ति के साथ आज की क्लास को हम एंड करना चाह रहे हैं, है ना। बिल्कुल एंड करते हैं क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्लास को करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, कुछ नए शब्दों के साथ में, कुछ नए विचारों के साथ में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है भाई साहब।